आज आपको सुनाने जा रही हूँ हिंदी साहित्य की जानी मानी लेखिका मालती जोशी द्वारा लिखी हुई कहानी औरत एक रात है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। यह शायद 5वीं या 6वीं बार हुआ है कि रीमा की शादी लगते लगते रह गई थी। हर बार की तरह इस बार भी बहुत आश्चर्य हुआ था। पता नहीं लड़की के भाग्य में क्या है, वरना हम लोग तो हमेशा यही सोचते थे कि इसे तो कोई भी हाथों हाथ ले जाएगा। सुंदर है, स्मार्ट है, फर्स्ट क्लास एमकॉम है, बैंक में नौकरी है। मतलब यह है कि आजकल के लड़के जो कुछ चाहते हैं वह सब कुछ उसके पास है। फिर पता नहीं बात कहाँ अटक जाती है। इस बार भैया का जो पत्र आया है बिल्कुल रुआंसा है। सीमा, मैं तो तंग आ गया हूँ। तुम यकीन नहीं करोगी कि इस चक्कर में कितना रुपया, कितनी छुट्टियां बर्बाद कर चुका हूँ, फिर भी बात नहीं बनती। उधर अम्मा सोचती हैं कि मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा हूँ। तुम ही बताओ मैं क्या करूं। इस बार तो पूरी आशा थी, पक्का विश्वास था। उन्होंने कुंडली मंगवाई थी, वह 16 आने मिल गई। फिर माँ बाप जाकर रीमा को देख आए, उन्हें पसंद आ गई तो लड़के को ग्रीन सिग्नल दे दिया। लड़का अपनी दोनों बहनों के साथ उसे देखने गया। उस परेड में भी वह पास हो गई। फिर उन्होंने मुझे एक लंबी चौड़ी लिस्ट थमा दी। अपनी हैसियत की परवाह न करते हुए मैंने उस पर भी हामी भर ली। सोचा कि अब 28 की हो चली है रीमा, और कितने दिन इंतजार करेंगे। एक बार शादी हो जाए फिर कर्ज भुगतते रहेंगे। पर अचानक उनका खेद भरा पत्र आ गया कल। फोटो भी उन्होंने लौटा दिया है। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अम्मा तो यही समझेंगी कि मैंने लेन देन के मामले में हाथ खींच लिया है। सच, मैं तो तुम दोनों की शादी करते करते हाँफ गया हूँ। पता नहीं बेटियों तक मुझ में कुछ एनर्जी रहेगी भी कि नहीं। यह आखिरी वाक्य बहुत चुभने वाला था। माना कि मेरा रंग जरा दबा हुआ है। मेरे लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, पर मेरी शादी इतनी लंबी नहीं खिंची थी। 22 के होते होते तो मेरे हाथ पीले हो गए थे। यह बात और है कि मेरे 16 में पैर रखते ही अम्मा ने हाय तौबा मचानी शुरू कर दी थी। उन 4 वर्षों में मेरे इतने नकार झेले थे कि मैं आजिज आ गई थी। पहली बार जिसने हाँ कहा, मैंने उसी को बरमाला पहना दी। मजबूरियां कभी कभी कैसी गलती करवा देती है। मेरी शादी तय होने तक तो भैया भी इतने केचुआ गए थे कि उनका वश चलता तो दोनों को निपटा देते। पर रीमा बहुत छोटी थी। उसमें और मुझ में 8 साल का अंतर था। हम दोनों के बीच 2 भाई थे जो 2-3 साल के होकर चल बसे थे। अम्मा उनके लिए हमेशा रोती रहती थी। यमराज को कोसती कि हीरे जैसे बेटों को उठा लिया और इन करमजलियों को छाती पर मूंग दलने के लिए छोड़ गया। वे दोनों होते तो भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते। ये महामारियां तो घर ढोकर ले जाएंगी। अब अम्मा से यह कौन पूछेगा कि घर में है ही क्या जो कोई ढोकर ले जाएगा। मैं तो अब तक सास के उनके बेटे के ताने सुन रही हूँ। शाम को इनके घर लौटने से पहले ही मैंने भैया का पत्र छिपा कर रख दिया। बाकी पत्र तो ठीक था, पर अंत में हम दोनों की शादी को लेकर जो टिप्पणी थी वह खतरनाक थी। इन्हें तो मजा आता। वैसे भी हमेशा सुनाते ही रहते हैं कि किस्मत समझो कि मैं बेवकूफ झांसे में आ गया, नहीं तो अब तक बैठी किस्मत को रोती रहती। सुनकर कभी कभी इतना ताव आता है। आपकी बाबूगिरी पर सीकिया देह यष्टि पर कोई अप्सरा नहीं रही थी, तभी तो हमारे लिए राजी हुए थे। कोई एहसान नहीं किया था। पर पत्नियां यह सब कहाँ कह पाती हैं, घर में आग नहीं लग जाएगी। उस दिन मैंने दूसरा ही रुख अपनाया। सुनिए, वो आपकी कुलीग है ना, अंबिका शरण, उनकी मिसेज कह रही थी कि उनका भाई अब शादी के लिए राजी हो गया है। मतलब यह है कि बहनों की वजह से अब तक कुंवारा बैठा हुआ था, अब सब निपट गई हैं तो शादी कर रहा है। 32 साल का है, सेल्स टैक्स में इंस्पेक्टर है। तो क्या रीमा के लिए बात कर लें? वे अपनी कंची आंखों को बारीक करके मुझे घूरने लगे। ऐसे क्या देख रहे हैं? क्या हम लोगों का कोई फर्ज नहीं बनता? अकेले भैया ही हलकान होते रहेंगे? प्लीज बात कीजिए ना। मैं एकदम फट पड़े। उस पटाखा लड़की के लिए बात करने जाऊंगा? इम्पॉसिबल। दूसरों के घर में महाभारत करवाने का पाप मैं अपने सिर कभी नहीं लूंगा। कैसी बातें करते हैं, जो मुंह में आए कह देते हैं। रीमा पटाखा कैसे हो गई? वह कौन सा महाभारत करवाती है? आज तक किसी से उसकी लड़ाई तक नहीं हुई। घर परिवार में, गली मोहल्ले में, दफ्तर में सब उसकी तारीफ करते हैं। अगर इतनी ही अच्छी है आपकी बहन, तो अब तक एक अदद दूल्हा क्यों नहीं जुटा पाई? बेचारे भैया को क्यों परेशान किया जा रहा है?
इतनी बड़ी लड़कियों को तो खुद घर वर ढूंढ लेना चाहिए। घर वालों को इस तरह बेजार करना गलत है। अरे उन्हें थोड़ा तो आराम करने दो। 4-5 साल बाद उन्हें फिर चीनी मुनू के लिए जूते चटकाने हैं। अलग ढंग से ही सही, ठीक यही बात भैया ने अपने पत्र में लिखी है। क्या सचमुच बहनें भाई पर इस कदर भार होती हैं? मुझे तो रोना ही आ गया। इनसे कहा, देखिए आपको कुछ नहीं करना है तो मत कीजिए, पर उल्टा सीधा मत बोलिए। वे लड़कियां अलग होती हैं जो अपने आप शादी कर लेती हैं। मेरी बहन वैसी नहीं है। तुम्हारी बहन कैसी है मैं खूब जानता हूं, अब ज्यादा मुंह मत खुलवाओ। क्या मतलब? लेकिन मतलब समझाने के लिए वह घर में रुके ही नहीं, चप्पल पहनकर सीधे हवाखोरी के लिए निकल गए। जब तक मेरे पीहर बालों पर फप्तियां कसना यह उनका प्रिय शगल है। हर बार खून का घूंट पीकर रह जाती हूं मैं। लड़ने की शक्ति होती है तो मैं भी अपने घर वालों को 100 विशेषण दे सकती थी, पर वही तो मात खा जाती हूँ। बस उसी घड़ी को कोसती रह जाती हूँ जब मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ की थी। मैं और मेरा पूरा परिवार इनके लिए मजाक के पात्र हैं। मुझे तो दर्जनों नाम दे रखे हैं, कभी बच्चों का भी लिहाज नहीं करते। रीमा का कभी नाम नहीं लेंगे, हीरोइन कहेंगे या मिस इंडिया। अम्मा को ललिता पवार कहते हैं। उनकी नजरों में भैया तो एकदम लल्लू प्रसाद हैं। भाभी को इंदिरा गांधी का खिताब मिला हुआ है। कहते हैं, तुम्हारे घर में वही तो एक मर्द है। यह बात वाकई सच है। एक भाभी ही तो है जो इन्हें ठिकाने लगाती हैं, इनकी जवान को लगाम देती हैं, और किसी को तो यह घास नहीं डालते। उस दिन भाभी का पत्र आया था, 22 जुलाई को रेणु जी की शादी है, आप जरूर आइएगा। मैं तो हैरान रह गई। रेणु मेरी चचेरी बहन है, उसकी शादी होगी तो इंदौर में होगी। उसके लिए भाभी शहडोल से निमंत्रण क्यों भेज रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी शहडोल से हो रही हो? पर पत्र में तो कहीं इसका उल्लेख नहीं है। बड़ा संक्षिप्त सा पत्र है। मैं तो केवल हैरान होकर रह गई। इन्होंने तो बवाल मचा दिया। तुम्हारे चाचा जी ने तुम्हारे भाई को क्या मुख्तारनामा लिख दिया है? दे भी सकते हैं, भैया परिवार के बड़े लड़के हैं। तो वे खुद पत्र लिखते ना, श्रीमती जी को कष्ट क्यों दिया? उन्होंने भी क्या पत्र लिखा है? वाह, पत्र आपके नाम है और लिखा है आप आइए, मतलब और किसी को आने की जरूरत नहीं है। अरे कोई बेगैरत ही होगा जो ऐसे निमंत्रण पर जाएगा। अच्छा हुआ जो दूसरे ही दिन चाचा जी का अनुरोध भरा पत्र आ गया। बड़े ही परंपरागत ढंग से लिखा गया था, अवश्य पधारें। मनोहार की गई थी कि सीमा और बच्चों को भी साथ लाएं। अब तो खुश? वह बस मुस्करा दिए। ज्यादा खुशी का इजहार करते तो उनकी शान में कमी ना आ जाती। अब तो चलेंगे ना? नहीं भाई, छुट्टियां कहाँ हैं? 3-4 सीएल बची हैं, अभी पूरा साल निकालना है। तुम अकेली हो आओ, बच्चों को भी रहने दो, रीमा की शादी में देखेंगे। मैंने यूं ही बुरा सा मुंह बना लिया, पर मन में राहत की सांस ली। यह साथ होते हैं तो पीहर का आनंद ही नहीं आता। पूरे वक्त इनकी हाजिरी में रहना पड़ता है। जरा सी भी ऊंच नीच हुई नहीं कि ये तमाशा खड़ा कर देते हैं। शादी वाले घर में वैसे ही सब लोग इतने व्यस्त रहते हैं, कोई कहाँ तक ख्याल रखेगा। कितनी बार समझाया है कि अब शादी को 15 साल हो चले हैं, आप कब तक दामाद बने रहेंगे? पर इनका कहना है कि कल को चाहे मेरे दामाद आ जाएं, पर इस घर का तो मैं दामाद ही रहूंगा और उसी ठसक से रहूंगा। एक बात और थी, मैं इस बार एकदम मुक्त रहना चाहती थी ताकि इत्मीनान से भाभी से बात कर सकूं। उनके पत्र का रहस्य अब कुछ कुछ मेरी समझ में आ रहा था। वह जरूर मुझसे कुछ कहना चाहती थी, नहीं तो आज तक उन्होंने मुझे कभी पत्र नहीं लिखा। यह पहला पत्र था। सच कहा जाए तो उनके साथ कभी अपनापा महसूस ही नहीं किया। वह बहुत अच्छी हैं। पहली भाभी के बच्चों को भी अच्छे से पाल रही हैं, सब ठीक है। फिर भी उनसे एक दूरी बनी हुई है। वह थोड़ी गंभीर, थोड़ी सिद्धांतवादी और बहुत ही अनुशासन प्रिय हैं। इसलिए उनसे सहज संवाद स्थापित नहीं हो पाता। उनकी तुलना में कविता भाभी तो एकदम गऊ थी। शादी में भैया, भाभी, बच्चे सभी आए थे। छोटे अक्षत को मैं मुंडन के बाद पहली बार देख रही थी, और चीनू मीनू तो इतनी बड़ी हो गई थी कि पहचानी नहीं जा रही थी। चीनू तो एकदम अपनी माँ की प्रतिमूर्ति लग रही थी। सच, 4-5 साल बाद तो भैया को इनके भी हाथ पैर पीले करने ही पड़ेंगे। तब तक भी रीमा कुंवारी बैठी रही तो। अम्मा ने जैसे मेरे मन की बात पकड़ ली। वैसे भी रेणु की शादी में उनका उदास होना लाजमी था। वह रीमा से 4-5 साल छोटी थी। चीनी मीनू को देखकर अम्मा बोली, 2-4 साल बाद ये दोनों भी अपने अपने घर की हो जाएंगी, पर यह करमजली लगता यहीं बैठी रहेगी। करमजली हूं तभी तो सबको जला रही हूं, रीमा ने तड़प कर कहा।
1000 बार कहा होगा कि अब यह नाटक बंद करो, मुझे भी सुख से जीने दो, भैया भाभी को भी चैन की सांस लेने दो, पर कोई मेरी सुने तब ना। बस अम्मा को तो बहाना चाहिए था, उनका एकालाप शुरू हो गया। मन इतना खराब हो गया कि बस लोग सफर से थके हारे आए हैं, इसका भी ख्याल नहीं है, बस अपना रोना लेकर बैठ जाएंगी। मैं चुपचाप छत पर चली आई और बरसात के धुले धुले आकाश को देखती रही। पीहर आने का सारा उत्साह ही हवा हो गया। अच्छा ही हुआ जो ये साथ नहीं आए, उन्हें बात करने के लिए मसाला मिल जाता। पीछे आहट हुई तो चौंक कर देखा, भाभी थी। अरे मैं समझी रीमा है, वह तो बैंक चली गई। अरे मुझसे तो बोली थी कि छुट्टी लेगी। क्या पता, बोली शादी तो कल है, आज की छुट्टी क्यों जाया करूं। हाँ तो सोचा होगा अम्मा की झकझक सुनने से अच्छा है बॉस की बातें सुनना। भाभी फीकी हंसी हंसती। इसीलिए तो मैं यहाँ आने से कतराती हूँ। आते ही रोना शुरू हो जाता है। वह हर बार यह जता देती हैं कि हम बहन की कमाई पर ऐश कर रहे हैं और उसकी शादी में जानबूझकर देर कर रहे हैं, जबकि भगवान ही जानता है कि हम कैसी जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। और आप मुझसे तो मेरे बच्चों की कसम ले लीजिए जो हमने रीमा की कमाई को हाथ भी लगाया हो। आप भी भाभी अम्मा की बातों को इतनी गंभीरता से लेने लगी तो हो चुका। हमें तो बचपन से आदत पड़ी हुई है, वो बोलती रहती हैं और हम इधर उधर हो जाते हैं। सच कहूं मुझे उन पर गुस्सा कम और दया ज्यादा आती है। बेचारी रीमा की चिंता में घुली जा रही हैं, पता नहीं क्या हो जाता है, हर जगह बात बनते बनते बिगड़ जाती है। मुझे पता है। क्या? मैं एकदम चौंक पड़ी, विस्फारित नेत्रों से उन्हें देखने लगी। हाँ मुझे पता है, पर पहले यह बताइए कि यह कपिल कौन है? कपिल? हाँ, यह वही व्यक्ति है जो रीमा की शादी को रोक देता है। यह आप क्या कह रही हैं भाभी? सुनिए, इस बार जहां बात चली थी वे लोग मेरे बहुत आत्मीय हैं, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद थी और बात भी करीब करीब पक्की हो गई थी। फिर अचानक उनका रिफ्यूजल आ गया। ये तो हमेशा की तरह मुंह लटका कर बैठ गए। मैंने कहा, हमें जवाब तलब करना चाहिए, ये कोई इंसानियत है? तो आपके भाई बोले, हम लड़की वाले हैं, हमें दबकर रहना चाहिए। मुझे तो एकदम ताव आ गया। अरे अब शादी ही टूट गई तो क्या लड़की वाले और क्या लड़के वाले। मैं तो इनको बिना बताए वहां से चली गई और उन लोगों को खूब लताड़ा। तो जानती है क्या हुआ? उल्टे उन्होंने मुझे फटकार लगाई कि आप हमारे लड़के को फंसा रही थी, लड़की का कहीं अफेयर चल रहा है और आप जबरदस्ती उसका रिश्ता हमारे यहाँ कर रही थी। कम से कम आपसे तो ये उम्मीद न थी। फिर उन्होंने इस कपिल के बारे में बताया। उसके बाद मैंने इनसे छिपकर 2-4 जगह बातें की। वे लोग भी अचानक इसी तरह से मुकर गए थे। वहां भी पता चला कि कपिल नाम का यह लड़का कभी फोन से कभी पत्र से रीमा के साथ अपने अफेयर की सूचना देता है। कहता है रीमा सिर्फ मेरी है, किसी और की हो ही नहीं सकती। भाभी बोले जा रही थी और मेरा दिमाग घूम रहा था। यह नाम मेरी स्मृतियों पर हथौड़े की तरह बज रहा था। उनके चुप होते ही मैंने कहा, भाभी मैं रीमा से पूछकर पता करती हूँ, अभी आप यह बात किसी को मत बताइए प्लीज, अम्मा को तो बिल्कुल भी नहीं। मैं क्या पागल हुई हूँ? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप अपनी बहन से पूछकर मालूम करो कि उसके मन में क्या है। बेकार यहाँ वहां धक्के खाने से क्या तुक है। भाभी नीचे उतर गई और मैं वहीं सिर पकड़कर बैठ गई। 10 साल पहले की बात याद हो आई। एक शाम भैया का तार मिला था, कविता जल गई है, एकदम मृत्यु की कगार पर है, फौरन चली आओ। भैया ने भले ही लिख दिया था, पर फौरन जाना क्या इतना आसान है? घर की, पैसे की, छुट्टी की व्यवस्था करते करते 2 दिन तो लग ही गए। ग्वालियर से इंदौर का सफर सस्ता भी नहीं था, ना आसान। छुट्टियों की भीड़ थी, ट्रेन में तो संभव ही नहीं था, बस से आना पड़ा। हमारी बस 4-4:30 बजे ही पहुंच गई थी। मन में 100 तरह की शंकाएं लेकर घर पहुंचे। धड़क से दिल से दरवाजा खटखटाया। एक सुदर्शन युवक ने दरवाजा खोला। कुछ देर तक हम दोनों एक दूसरे को तकते रहे। फिर वह बोला, आप सीमा दीदी है ना, भीतर आइए ना। भीतर हम लोगों ने इधर उधर देखा, सन्नाटा था। और लोग कहाँ हैं? अम्मा जी और जीजा जी अस्पताल में हैं, रीमा भीतर बच्चों के पास है। तब तक शायद हम लोगों की बातचीत सुनकर रीमा उठ आई थी। मुझे देखते ही लिपट लिपट कर रोने लगी। किसी तरह रुकने का नाम ही न ले। वह लड़का भी मुंह फेर कर आंसू पोंछता रहा। फिर भर्राए कंठ से बोला, रीमा आप चुप करो, मेहमानों को चाय वगैरह दो, थर्मस में भी डाल देना, अम्मा जी को देता आऊंगा। वह लड़का चाय लेकर चला गया तो रीमा बोली, चलो कपिल भैया का एक चक्कर बच गया। मतलब?
रोज सुबह 5 बजे भैया को लेने जाते हैं, फिर 7 बजे अम्मा की चाय लेकर जाते हैं। तो इकट्ठा 7 बजे जाया करे ना। नहीं, भैया कहते हैं जल्दी आया करो, वहां ढंग का बाथरूम जो नहीं है। भैया का वहां रहना जरूरी है। एक दिन कपिल भैया चले गए थे तो आधी रात को आना पड़ा। भाभी की तबीयत एकदम खराब हो गई थी। और अम्मा वो कब आती हैं? वह तो 10 के बाद डॉक्टर का राउंड होने पर ही आती हैं। फिर 2 घंटे के लिए मैं चली जाती हूँ। 12 बजे से चाची आ जाती हैं। शाम को अम्मा फिर पहुंच जाती हैं। अस्पताल की वजह से अम्मा ने रात का खाना ही छोड़ दिया है। रीमा दोबारा सोने चली गई तो ये मुझसे बोले, तुम्हारी माँ एकदम जाहिल है और भाई तो एकदम बौड़म है। क्या हुआ? जवान जहां लड़की को उस छोकरे के साथ अकेला छोड़ देते हैं, कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो? अब चुप भी कीजिए, यह कोई वक्त है ऐसी बातें सोचने का। तब तक भैया लौट आए थे। मुंह हाथ धोकर सीधे बिस्तर पर पड़ गए। बोले, सीमा माफ करना, रात भर का जगा हुआ हूँ। रात भर बेंच पर बैठा रहता हूँ। लोग बाग बरामदे में चादर डालकर सो जाते हैं, पर इतनी गंदगी, इतने मच्छर हैं कि क्या बताएं। अम्मा का भीतर पता नहीं क्या हाल होता होगा। अदल बदल कर भेजा करो ना, एक आध दिन रीमा चली जाएगी। ना बाबा, वो जगह क्या लड़कियों को भेजने लायक है? हाँ, तुम चाहो तो आज रात रह जाना, अम्मा को आराम मिल जाएगा। मुझे इतना ताव आया, रीमा लड़की है और मैं क्या बूढ़ी हूं? लेकिन रीमा ने अम्मा की जगह नहीं, अपनी जगह मेरी ड्यूटी लगा दी। बोली, कल मेरा पेपर है दीदी, सोचा था 8 दिन का गैप है, यह सब्जेक्ट बाद में पढ़ लूंगी, पर इन 8 दिनों में किताब खोलकर भी नहीं देखी है। आज थोड़ा सा देख लूंगी। सोनू को उसी के जिम्मे छोड़कर मैं गई थी। बाप रे, आज भी उस बाढ़ की याद आती है तो उबकाई आती है। भैया ने कहा था खाना खाकर जाना, नहीं तो घर लौटकर खा नहीं पाओगी, पर मुझे तो लग रहा था मेरा सब खाया पिया बाहर आ जाएगा। और भाभी, उन्हें देखकर तो रोंगटे खड़े हो गए थे। वह कैसे जीवित थी, यही आश्चर्य था। वहां एक बुजुर्गवार महिला कह रही थी, बेचारी के प्राण बच्चों में अटके हैं, नहीं तो इतनी यातना के बाद क्या कोई जीवित रह पाता है। दूसरे दिन रीमा का पेपर था, 3 से 6 तक। कपिल 2 बजे मुझे अस्पताल से घर छोड़ गया, फिर रीमा को लेकर कॉलेज चला गया। शाम को मुझसे बोला, दीदी इन लड़कियों को जरा तैयार कर दीजिए, घुमा लाऊंगा। घूमने के नाम से दोनों हुलस उठी, अपनी नई नकोर फ्रॉकें उठाकर लाईं। कुछ दूसरा ले आओ बेटे, अब इस समय ये चमकीले कपड़े पहनना अच्छा लगेगा। पहना दीजिए दीदी, मृत्यु की विभीषिका से उन्हें कल 2-4 होना ही है, उनका आज क्यों खराब करें। बेचारी वैसे ही परेशान है कि उनकी मम्मी एकाएक कहाँ गायब हो गई हैं। और कोई बीमारी होती तो मैं अस्पताल जाकर मिलवा लाता, पर सोचता हूँ उनके मन में माँ की जो तस्वीर है वही कायम रहे तो अच्छा। उन लोगों को लौटने में कोई 6:30 बज गए। अम्मा तैयार होकर इंतजार कर रही थीं। बड़ी देर कर दी बेटा, उन्होंने छूटते ही कहा। अम्मा जी, रीमा को भी तो लेना था ना, 6 बजे तो उसका पेपर छूटता है। मीनू आते ही अम्मा से झूल गई। दादी, हमने है ना वहां शरबत पिया था। वाह गुरु, बड़े मजे कर रहे हो। हम लोगों ने चौंक कर पीछे देखा। ये बरामदे में खड़े कुटिलता से मुस्कुरा रहे थे। रीमा का चेहरा लाल हो गया और वह सिर झुकाकर भीतर चली गई। कपिल का चेहरा उत्तेजना से तमतमा आया। उसने बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर काबू किया होगा, क्योंकि जब वह बोल रहा था उसकी आवाज बड़ी सधी हुई थी। जीजा जी, इस समय मजे की बात तो आप ही सोच सकते हैं, क्योंकि जो अस्पताल में पड़ी आखिरी सांसें गिन रही है वो आपकी कोई नहीं है, पर मेरी तो वह सगी बहन है। फिर भी कोल्ड ड्रिंक पीना तो याद रहा है ना? जी हाँ, वह इसलिए कि जो लड़की घर भर के कपड़े, बर्तन और खाना निपटाकर परीक्षा देने गई थी, उसे जाते हुए एक कप चाय भी नसीब नहीं हुई थी। प्यास से उसका गला चटक रहा था, इसीलिए यह गुनाह मुझे करना पड़ा। माफी चाहता हूँ। चलिए अम्मा जी, देर हो रही है। उन लोगों के जाते ही यह मुझ पर बरस पड़े। यह बित्ते भर का छोकरा मेरे मुंह पर इतनी बातें कह गया और तुम्हारी अम्मा बैठी सुनती रही। यह कोई तरीका है? आपसे भी तो चुप नहीं रहा जाता। भला इस समय उलझने की क्या जरूरत थी? उनकी लड़की है, उसका भला बुरा वो जाने, आपको क्या पड़ी है? इनकी तो किसी तरह चुप रहने की आदत ही न थी, फिर भी चुप करा दिया। पर दूसरे ही दिन मैंने अम्मा से शिकायत की। इस लड़के को इतना बढ़ावा दे रहे हो तुम लोग, सब पर ऐसे रौब झाड़ता है जैसे यहाँ का करता धरता वही हो। इस समय तो ललित सचमुच यही बात है। वही घर चला रहा है, वही दवा दारू का खर्च उठा रहा है। तेरे भाई के हाथ में तो फूटी पाई नहीं है। खर्च कर रहा है तो अपनी बहन के लिए कर रहा है, हम पर कौन सा एहसान कर रहा है? उसकी बहन तुम्हारी भी तो कुछ लगती है।
तुम तो कुछ नहीं लाई, बस खाली हाथ हिलाती हुई चली आई। मुझे तो एकदम रोना आ गया। अम्मा को क्या मालूम कि महीने के आखिरी सप्ताह में 2 लोगों का किराया भी कितनी मुश्किल से जुटाया गया था। मैंने तुनक कर कहा, मुझे किसी धन्ना सेठ को ब्याया था तुमने, जो नोटों की गड्डियां साथ लेकर आती? देख बिटिया, अम्मा ने पुचकारते हुए कहा, धन्ना सेठ तो यहाँ कोई नहीं है, न तुम न हम न वे लोग। बस समझ की बात होती है। उसके बड़े भैया और भाभी भी आए थे और झांक कर चले गए, कानी कौड़ी तक खर्च नहीं की। माँ तो बेचारी खटिया पर पड़ी है। यही लड़का है जो खबर लगते ही भागा चला आया था और तब से लगा ही हुआ है। दवा दारू तो कर ही रहा है, 25-50 का रोज पेट्रोल भी डलवाता है। शायद इसीलिए भैया ने स्कूटर सौंप रखा है, ताकि अपने आप भरता रहे। इसके बाद सारे माहौल से ही मुझे जैसे वितृष्णा हो गई। खाना भी खाती तो लगता किसी से भीख ले रही हूँ। अच्छा ही हुआ जो भाभी ने ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करवाई। उसी शाम उन्होंने आंखें मूंद लीं। अम्मा कोई 6 महीने तक इंतजार करती रही कि वे लोग दोबारा रिश्ता लेकर आएंगे। भाभी 4 बहनों में सबसे बड़ी थी, तीसरी की शादी हो चुकी थी, चौथी अभी पढ़ रही थी, नंबर 2 अभी कुंवारी है। उसके पैरों में खोट था और वह लचक कर चलती थी। अम्मा ने मन को समझा लिया था कि दुहाजू बेटे के लिए इतनी खोट बर्दाश्त की जा सकती है। उसके आने से बच्चों की ओर से भी थोड़ा निश्चिंत हुआ जा सकता है। पर अम्मा प्रतीक्षा करती रह गईं और वहां से कोई संदेश नहीं आया। हार कर अम्मा ने पहल की तो उन्होंने टकासा जवाब दे दिया। उनके बड़े भाई ने साफ कह दिया कि एक बार गलती कर दी थी, अब उसे दोहराएंगे नहीं। हमारी बहन कुंवारी रहे हमें मंजूर है, पर उस नरक में दोबारा किसी को नहीं भेजेंगे। अम्मा अपना सा मुंह लेकर लौट आई और जी जान से बहू की खोज में जुट गईं। 2-2.5 साल के अथक प्रयासों के बाद उन्हें यश मिला। इस बार उनकी जिद थी कि नौकरी वाली बहू लाएंगी। वे घर का दलिद्दर दूर करना चाहती थी, पर यह भूल गई कि नौकरी वाली लड़की गूंगी गुड़िया नहीं होती, वह अपने निर्णय खुद लेती है। नई वाली भाभी ने आते ही ऐलान कर दिया कि अगर ये बच्चे मुझे पालने हैं तो मैं अपने ढंग से पालूंगी, किसी और का दखल मुझे मंजूर न होगा। वह सिर्फ यह कहकर ही नहीं रुकी, बच्चों को अपने साथ शहडोल ले गईं। हम लोग उनके इंदौर स्थानांतरण की बात जोट रहे थे। उन्होंने पता नहीं किस तरकीब से भैया को भी वहां बुला लिया। अम्मा खून का घूंट पीकर रह गईं। इस बीच रीमा पढ़ती रही, घर संभालती रही, बच्चे पालती रही। उसकी ओर ध्यान देने की किसी को फुर्सत ही नहीं थी। जब औरों को उसकी उपस्थिति का भान हुआ, उस समय तक वह एमकॉम कर चुकी थी और 24 साल की हो रही थी। इस आपाधापी में कपिल का अध्याय तो बिसर ही गया था। मतलब अध्याय जैसी कोई बात थी ही नहीं। अगर होगी भी तो किसी ने उसे तूल नहीं दिया। अम्मा का पूरा ध्यान उस घर की कन्याओं पर था। जब वहां से निराशा हाथ लगी तो उन्होंने उस घर से संबंध ही तोड़ लिए। रेणु की विदाई के बाद भैया लोग भी लौट गए। जाते हुए भाभी ने मुझसे फिर एक बार याद दिलाया कि मैं रीमा से बात कर लूं। इसीलिए मैंने अपने जाने की तारीख 2 दिन आगे बढ़ा दी थी। जैसे ही जरा एकांत मिला, मैंने सहज रूप से बात छेड़ दी। रीमा, तुम्हारे परिचितों में कोई कपिल है? परिचितों में तो कोई नहीं है, हाँ रिश्तेदारों में एक है। कौन? वही चीनू मीनू के मामा जी। उसका उत्तर इतना सरल और स्वाभाविक था कि शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। फिर भी मैंने उसे कुरेदा। उन लोगों की? मेरा मतलब है कोई चिट्ठी पत्री आती है? नहीं तो एक शादी का कार्ड भर आया था, सो अम्मा ने फाड़कर फेंक दिया। कभी मुलाकात होती है? मुलाकात कहाँ से होगी, वो तो एक अरसे से बाहर है। चीनू बता रही थी कतर में या ओमान में कहीं है। चीनू कैसे जानती है? क्या उन लोगों के कॉन्टेक्ट्स हैं? क्यों नहीं, भाभी तो हर साल राखी भी भेजती हैं। तभी तो भाभी को तो इस कपिल का पता ठिकाना सब मालूम है, तभी तो उस पर शक नहीं गया। क्या सोचने लगी दीदी? कुछ नहीं रे, मैं इस कपिल नाम के आदमी का पता लगाना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि यह शख्स हर जगह फोन करके यह प्रचारित करता है कि तुम्हारे साथ उसके संबंध हैं, इसीलिए हर बार बात टूट जाती है। जाने दो दीदी, जो लोग ऐसे सिरफिरों की बात पर कान देते हैं उन लोगों पर मेरी कोई आस्था नहीं है। ऐसी जगह संबंध न होना ही अच्छा है। देखो, उन लोगों का कोई दोष नहीं है। कल को हमें अगर लड़के के बारे में ऐसी वैसी बातें पता चलती हैं तो हमारा भी मन खराब होगा कि नहीं? सच कहूं दीदी, मुझे अब इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं रही। शादी के नाम से ही वितृष्णा होने लगी है। मैं तो कहती हूँ कि तुम लोग अम्मा को मनाओ और यह अध्याय ही बंद कर दो। मैं भी मुक्त हो जाऊंगी और अम्मा के आखिरी दिन भी सुख चैन से कट जाएंगे। तुम तो जानती हो भाभी के साथ उनकी पटरी नहीं बैठती।
एक दिन भी निभाना मुश्किल है। अब बुढ़ापे में उनकी छीछा लेदर ना हो वही अच्छा है। रीमा की बात ने मेरी सोच को एक नई दिशा दी। कहीं अम्मा ही तो यह प्रपंच नहीं रच रही। वे जानती हैं कि रीमा की शादी के बाद उनकी आजादी समाप्त हो जाएगी, उन्हें भैया के पास जाकर रहना होगा। पर अम्मा इतनी ऊंची तरकीब नहीं भिड़ा सकती, वह तो सिर्फ बकझक कर सकती हैं। एक नाम जहन में और उभरा, भैया। लड़कों के अते पते तो वह भी जानते थे, और रीमा की शादी न होने का सबसे ज्यादा लाभ उन्हीं को मिलेगा। एक तो खर्च भी बचेगा, दूसरे अम्मा की जिम्मेदारी भी नहीं रहेगी। लेकिन यही करना होता तो वे इतनी उठापटक क्यों करते? हाथ पर हाथ धरे बैठे न रहते। दोपहर में अम्मा को फिर से दौरा पड़ा। अपने दिवंगत पुत्रों को रो रो कर याद कर रही थी। अरे वे होते तो कहती कि दोनों मिलकर इस लड़की को पार लगाओ। बड़े को तो किसी की चिंता ही नहीं है, बस बीवी का पल्लू पकड़े पकड़े घूम रहा है। वह लड़की कुंवारी रह जाएगी तो मैं सुख से मर भी न पाऊंगी। रीमा ने मेरे लिए आधे दिन की छुट्टी ले ली थी। उसके घर आते ही यह नाटक शुरू हो गया। दीदी, बस इसीलिए तो मैं घर में नहीं रुकती हूँ। मुझे देखते ही जैसे इन्हें अटैक आने लगता है। बेकार में भैया भाभी को कोसती रहती हैं। अपने तई बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, अब भाग्य में नहीं है तो वे क्या कर लेंगे। अरे वाह रे भैया की लाडली, दुनिया में और भी तो लड़कियां हैं, उनकी शादी कैसे होती है? ये रेणु लोग 5 बहनें हैं, सबकी सब ब्याही गई कि नहीं? मुझे पट्टी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, करने से सब होता है। मैंने कहा, अम्मा तुम भैया पर बेकार तोहमत लगा रही हो। वह तो जी जान से लगे हुए हैं, पर कोई है जो लड़के वालों के कान भर देता है। हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं है, फिर कौन हो सकता है? जब तक रीमा मुझे रोकती मैं अपनी बात कह चुकी थी। बाद में मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ, पर अब पछताने से कोई लाभ नहीं था। अम्मा बाकायदा शुरू हो गई थी। वो जो कोई भी हो उसका भला नहीं होगा। कन्या के विवाह में जो रोड़े अटकाता है वह महापाप का भागी होता है। उसकी 7 पीढ़ियां नरक में जाएंगी। उसके पुरखों को पानी नहीं मिलेगा, उसके शरीर पर कोड़ फूटेगा। बस करो अम्मा, रीमा चीखी। ऐसा ना हो तुम्हारे ये श्राप किसी अपने को ही जाकर लगे। अपने को क्यों लगेगा? जिसने किया होगा वही भुगतेगा। तो उसे भुगतने दो, तुम तो अपना भाषण बंद करो। शहर में ढिंढोरा क्यों पीट रही हो? जितना बदनाम उसने नहीं किया होगा तो मुझे कर दोगी। बड़ी मिन्नतों से मुश्किलों से अम्मा चुप हुई थी। शाम को हमने उन्हें ठेल ठाल कर चाचा जी के यहाँ भेज दिया। थोड़ी देर चाची के पास बैठ जाना, उनका मन बहल जाएगा। बेचारी रेणु की वजह से उदास होंगी। मैंने शंकित स्वर में पूछा, वहां जाकर कुछ बकझक तो नहीं करेंगी ना? अरे नहीं, बाहर तो अपनी नाक ऊंची रखती हैं, किसी को थोड़े ही बताती हैं कि मेरी शादी नहीं लग रही। लोग तो यह जानते हैं कि मुझे कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा। और तो और चाची के यहाँ तो भाभी का भी गुणगान करती हैं। बड़ी कूटनीतिज्ञ हैं। राजनीति में होती तो पता नहीं कहाँ तक पहुंचती। राजनीति में होती तो अच्छा होता, कम से कम सारी जनता मिलकर उन्हें झेलती। अब तो अकेले हम ही को झेलना पड़ता है। मैंने कहा, अकेले मुझे झेलना पड़ता है? तुम लोग तो अपनी गृहस्थी में मस्त हो। वाह क्या मस्ती है, मैंने मन ही मन सोचा। फिर कहा, हमने अम्मा को बोलने नहीं दिया वो अलग बात है, पर उनका गुस्सा जायज है। खून तो मेरा भी खौल रहा है। मैं अम्मा की तरह गालियां नहीं निकाल सकती, पर लगता है कि वह आदमी सामने मिल जाए तो उसका मुंह नोच लूं, उसकी आंखें निकाल लूं। रीमा हंस दी। इसमें हंसने की क्या बात है? मैंने गुस्सा कर पूछा। तुम्हारा जोश देखकर हंसी आ रही है। इतना उछलो मत दीदी, वो आदमी सामने आ भी जाएगा तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। क्यों? वह फिर हंस दी। क्या तुम उसे जानती हो? मैंने शंकित स्वर में पूछा। हाँ जानती हूं। नाम बताओ। मैं तो बता दूंगी, पर तुम वह नाम ले नहीं पाओगी। पल भर को मेरा खून जैसे जम गया। धड़कते दिल से मैंने पूछा, तुम्हारा मतलब? हाँ, मेरा मतलब वही है जो तुम समझ रही हो। तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, पर तुम्हारा जोश देखकर रहा नहीं गया। लेकिन वे ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि उन्होंने मुझे धमकी दी थी, चैलेंज दिया था कि वे कभी मेरी शादी नहीं होने देंगे, दरवाजे पर आई हुई बारात भी लौटा देंगे। इधर कुछ दिनों से मुझे शक हो रहा था, पर जब तुमने कपिल का नाम लिया तो विश्वास हो गया कि यह उन्हीं का काम है। कपिल के नाम का इतना घिनौना इस्तेमाल वही कर सकते हैं। प्लीज मुझे जरा खुलकर बताओ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सुन सकोगी?
जब यह धक्का झेल लिया तो वो भी झेल लूंगी। वह धक्का इतना आसान नहीं है। खैर, मैं एक बार छुट्टियों में तुम्हारे यहाँ आई थी, याद है? एक ही बार तो आई थी, याद क्यों नहीं होगा? मैं तो एक बार में ही तर गई, दूसरी बार आने की हिम्मत ही नहीं रही। कुछ बताओगे भी? हाँ तो सुनो, तुम्हें याद है हम लोग छत पर सोते थे। बच्चों के गिरने के डर से तुम जमीन पर गद्दा बिछाकर सोती थी। अगल बगल में मेरी और जीजाजी की खाट लगती थी, एक इस पार एक उस पार। फिर उस दिन शायद सोनू को बुखार था। पता नहीं कब आधी रात को तुम उसे लेकर नीचे चली गई। मैं गहरी नींद में थी, तभी लगा मेरे बिस्तर पर कोई है। पहले तो सोचा मोनू होगा, पर उसका शरीर तो इतना भारी नहीं हो सकता। करवट बदलकर देखा तो मेरी घिघी बन गई। लगा जैसे एक दैत्य मेरी छाती पर चढ़ा आ रहा है। मैंने चीखना चाहा पर गले से आवाज नहीं निकली। फिर मैंने पूरी शक्ति लगाकर उन्हें इतनी जोर से धक्का दिया कि वह फुटबॉल की तरह उछलकर नीचे जा गिरे। पता नहीं मुझमें उस समय इतनी शक्ति कहाँ से आ गई थी। अगर उस दिन नीचे तुम्हारा गद्दा न बिछा होता तो उनकी 2-4 पसलियां जरूर टूट जाती। मैं दोनों हाथों से कलेजा थामकर उसकी कहानी सुन रही थी। वह रात मेरी आंखों के सामने साकार हो रही थी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। क्षण भर को वह भी हतप्रभ रह गए थे। दूसरे ही क्षण वह फुफकार उठे। उनकी आंखों से आग बरस रही थी। दांत पीसते हुए बोले, कपिल के साथ तो खूब मजे किए थे, अब हमें नखरे दिखाए जा रहे हैं। तब तक मैं भी संभल गई थी और खटिया से उतरकर खड़ी हो गई थी, पर मुझे भागने की राह नहीं मिल रही थी, क्योंकि वह रास्ते में खड़े हुए थे। उनकी मुद्रा एकदम आक्रामक हो गई थी। डर के मारे मेरा खून सूख गया था। फिर भी मैंने हिम्मत बटोर कर कहा, जीजाजी आप एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं छत से कूद जाऊंगी। मेरी धमकी काम कर गई। पल भर को वह सोच में पड़ गए। मैंने उनकी असावधानी का फायदा उठाया और सीढ़ियां फलांगती हुई नीचे पहुंच गई। सुबह जब वह नीचे उतरे तब भी अपमान का दंश भूले नहीं थे। मुझसे बोले, बड़ी सती सावित्री बनती हो, देखना मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा, तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। और अपना वह कौल वह आज तक निभा रहे हैं। वाह रे कौल। मेरा तो सिर शर्म से झुक गया। लगा कि अब इस लड़की के सामने मैं कभी आंख नहीं उठा पाऊंगी। पति नाम के उस प्राणी के प्रति मन में श्रद्धा कभी नहीं उपजी थी। अब उस अश्रद्धा में तिरस्कार भी खुल गया था। मैं तो हैरान थी कि इतनी बड़ी बात रीमा इतने दिन मन में कैसे छिपाई रही। मैं होती तो मेरी छाती ही फट जाती। मैंने यही बात उससे कही तो बोली, किससे कहती, बताओ तो। अम्मा से कहना अपनी फजीयत करवाना था। भैया तो खुद अपनी परेशानियों में उलझे हुए थे, तुमसे कहने का सवाल ही नहीं था। मैं तो आज भी न कहती, पर जब देखा कि यह आदमी खुद ओट में रहकर एक शरीफ आदमी के नाम पर कीचड़ उछाल रहा है तो मुझे ताव आ गया। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था ना दीदी। व्यर्थ ही तुम्हारे जीवन में जहर घोल दिया। तुम क्या सोचती हो मेरे यहाँ अमृत बरसता है? मैं तो रोज जहर के घूंट पीती हूँ, एक बूंद और सही। पर मेरी समझ में यह नहीं आता कि उन्हें कपिल से इतनी चिढ़ क्यों है, बार बार क्यों उसका नाम लेते हैं। शायद इसीलिए कि कपिल से मैं हंस बोल लेती थी, जबकि उनसे हमेशा कतराकर चलती थी। पर सच कहूं दीदी, कपिल से कभी डर नहीं लगा। उसने कभी मेरे विश्वास की हत्या नहीं की। पहले तो कभी एक आध दिन के लिए आया होगा, पर भाभी के अंतिम दिनों में वह पूरे 10 दिन हमारे साथ रहा। वह मुझे पढ़ाता था, मेरे साथ छोटे मोटे काम करवा लेता था, स्कूटर पर लाता ले जाता था, पर उसने कभी कोई गलत हरकत नहीं की। और जीजाजी की उपस्थिति में मैं हमेशा सहमी सहमी सी रही। लगता था जैसे यह शख्स मौके की तलाश में है, दाव लगते ही दबोच लेगा। तुम्हारी शादी के वक्त तो मैं इतनी बड़ी भी नहीं थी, फिर भी मुझे उनकी आंखों से डर लगता था। लगता जैसे मुझे खा ही जाएंगे। भैया ने भी इन चीजों को मार्क किया था। कविता भाभी को तो उनके सामने पढ़ने ही न देते थे। मुझे भी अम्मा चाय या साबुन आदि लेकर उनके पास भेजती तो झल्ला जाते। लड़की को चैन से पढ़ने क्यों नहीं देती? मुझसे कहो ना क्या काम है। एक आध बार उन्होंने मुझसे भी कहा, रिम्मी इस शख्स से जरा दूर ही रहा करो, अम्मा को तो कुछ अक्ल है नहीं, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ। वो जो एक मुहावरा है ना कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, शायद ऐसे ही मौकों के लिए बना होगा। मुझे लगा कि इतनी शर्म और इतनी ग्लानि लेकर मैं कहाँ मुंह छुपाऊंगी। पति के लिए ऐसे फिक्रे सुनने से तो अच्छा ही था। दीदी प्लीज। रीमा मुझे झकझोर रही थी। क्षण भर को शायद मैं एकदम पत्थर बन गई थी, क्योंकि वह बार बार पूछ रही थी, दीदी तुम ठीक तो हो ना? प्लीज इधर मेरी तरफ देखो, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है?
मुझे कुछ नहीं हुआ है री, मेरी चिंता मत कर। मैंने सूखी हंसी हंसकर कहा। होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैंने अपने दिल का बोझ तो हल्का कर लिया, पर तुम्हारे दिल पर एक बोझ लाद दिया। आप सब कुछ भूल जाओ, इसी में सबकी भलाई है। काश मैं उस आदमी का फन कुचल सकती जो तुम्हारे सुख पर कुंडली मार कर बैठा है। काश मैं उसका विष दंत तोड़ सकती। मैंने कहा ना दीदी, अब सब कुछ भूल जाओ। समझ लो कि जो कुछ तुमने सुना वो एक कहानी थी। उसी को दिल से लगाकर बैठ जाओगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ रिम्मी, पर यह कैसे भूल जाऊं कि वे मेरे बच्चों के पिता हैं। इस बात को भूलने की कोशिश नहीं, याद रखने की जरूरत है, ताकि तुम्हारा घर सलामत रहे, बच्चों के सिर पर माँ बाप दोनों का साया बना रहे। सो फॉरगेट एंड फॉरगिव, फॉरगिव एंड फॉरगेट। तुमने मेरी बात को ठीक से नहीं समझा रीमा। मैं सब कुछ भूल भी जाऊं तो भी इस सत्य को नहीं बदल सकती कि वे मेरे बच्चों के पिता हैं। उनकी धमनियों में भी वही खून है। उस खून में पिता के संस्कार भी तो उतरे होंगे। पता नहीं कल को बड़े होकर ये लोग क्या क्या गुल खिलाएंगे, किस किस को डसेंगे, कितनों का जीवन बर्बाद करेंगे। तुलसीदास जी ने भी तो कहा है, नहीं विषबेल अमीह फल फरे हैं। पता होता तो विषबेल को फलने ही न देती, भले ही लोग मुझे बांझ कहते। बस करो दीदी, क्या पागलों की तरह बकी जा रही हो। माँ होकर बच्चों को कोस रही हो, फिर अम्मा में और तुम में फर्क ही क्या है। और तुम्हारे बच्चों की शिराओं में सिर्फ पिता का रक्त है, तुम्हारा कोई अंश नहीं है। तुमने उन्हें दूध नहीं पिलाया, फिर तुम्हारे संस्कार कहाँ जाएंगे। यह भी तो हो सकता है कि तुम्हारे बच्चे कल किसी के लिए अमृत घट साबित हो। ईश्वर करे ऐसा ही हो, मैंने कहा और निढाल होकर सोफे पर लुढ़क गई। औरत तो रात ही है जो सुबह की प्रतीक्षा में अंधेरे को पीती रहती है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी द्वारा लिखी हुई कहानी औरत एक रात है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार मुझे जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।